तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक बहुत पुरानी कहावत है कि उसने खुद अपनी कब्र खोद ली। इस कहावत का मतलब ये होता है कि जानबूझकर कोई शख्स किसी ऐसी चीज़ में फंस जाए जो उसे पता है कि ऐसा करने से ये हो सकता है, लेकिन वो फिर भी करता है। तो यानी सब कुछ जानते हुए उसने अपनी कब्र खोद ली। कुल मिलाकर इस मुहावरे का मतलब यही है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी इसी दुनिया में, बल्कि हमारे इसी देश में एक शख्स ऐसा जिसने इस कहावत को सच कर दिखाया, उसने जीते जी अपने हाथों से अपनी कब्र खोदी। न सिर्फ कब्र खोदी, बल्कि कब्र खोदने के बाद उसने एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू भी दिया था। मौत से पहले का वो इंटरव्यू, हालांकि उसकी भाषा ज़ुबान अलग है, लेकिन इस इंटरव्यू में वो जो भी कहा वो आपको अभी सुनाता हूँ। जो उसने कहा कि मैंने करीब 5 घर बनाए, एक चर्च बनाया और अब मैं खुद अपनी कब्र बना रहा हूँ। उसने ये भी कहा कि ये कब्र बनाते हुए जो वजह है उसकी वजह से तो उदास हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मौत के बाद मेरी आखिरी मंजिल कहाँ पर होगी, मैं आखिर में कहाँ पे रहूँगा, उस जगह के बारे में, उस लोकेशन के बारे में मुझे सब कुछ पता है। उम्र 80 साल और इनका जो नाम है वो है नक्का इंद्रैया। नक्का इंद्रैया ने साल भर पहले पीटीआई को ये इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने ये बात कही थी और तभी वो सुर्खियों में आए थे। अब ये तस्वीर भी देखिए, जिस कब्र की वो बात कर रहे हैं इंद्रैया, जीते जी वो शख्स जो अपनी कब्र खुद खोद रहा है और उसके बाद फिर उसने कुछ मजदूरों की भी हेल्प ली, यही वो कब्र है। अब तीसरी तस्वीर उन्हीं इंद्रैया की, अभी संडे को, लास्ट मतलब आज 13 है, 9 जैन को उनकी मौत हो गई। मौत के बाद पूरा गांव इकट्ठा हुआ और फिर उन्हें ले जाकर उसी कब्र में दफना दिया गया, जिस कब्र को उन्होंने अपने हाथों से खोदी थी 1 साल पहले। जब इंद्रैया ने यह काम शुरू किया तो धीरे धीरे पहले गांव के लोगों को बड़ा अजीब लगा, फिर बाकी लोगों को, और बहुत सारे लोग तो सिर्फ इंद्रैया से मिलने चले आते थे कि ये कैसा शख्स है जो जीते जी अपनी कब्र खोद रहा है, और वो भी अपने हाथों से। तो ये सारी तस्वीरें आपने देख ली। अब पूरी कहानी और इस कब्र खोदने के पीछे की वजह आपके सामने है। नक्का इंद्रैया तेलंगाना के लक्ष्मीपुरम गांव के रहने वाले, बचपन से ही बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई। जब 10 साल की उम्र थी तब इंद्रैया के पिता की मौत हो गई। पूरी जिम्मेदारी सर पर आ गई और कोई घर चलाने वाला नहीं था। जैसे तैसे करके उन्होंने गुजारा किया, थोड़ी पढ़ाई भी की। फिर बड़े हुए तो गांव के आसपास के कुछ लोग दुबई में काम करते थे, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में। तो उनसे पता चला कि वहाँ थोड़ी ज़िंदगी बेहतर है, पैसे अच्छे मिलते हैं। तो इंद्रैया दुबई पहुँच गए। अब दुबई ही उनका घर था। करीब 45 साल तक इंद्रैया दुबई में रहे और इन 45 सालों में वहाँ उन्होंने नौकरी की, पैसे जमाए, पैसे बचाए। इस दौरान में उनकी शादी हुई। शादी के बाद 4 बच्चे हुए और लगभग ज़िंदगी अब पटरी पर ठीक ठाक चल रही थी। 45 साल की नौकरी के बाद जब अब इंद्रैया को लगा कि शरीर साथ छोड़ रहा है, उम्र हो चुकी है, तो वो बूढ़े होकर दुबई से वापस अपने गांव लक्ष्मीपुरम लौटते हैं। लौटने के बाद अब परिवार ठीक ठाक बढ़ा, 4 बच्चे। धीरे धीरे हर एक की शादी करते हैं। दुबई से जो कुछ कमाया उसको उन्होंने बचाया था, वो बड़ा काम भी आया। बच्चे भी पढ़ लिख कर अपनी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुके हैं, लेकिन इंद्रैया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने अपने 4 बच्चों की शादी की। ख़ानदान के कुछ और 5 अलग लोग थे। इससे पहले उन्होंने अपनी बहनों, उन सब की भी शादी की। अपने हाथों से उन्होंने कुल 9 शादियाँ की और उसमें पैसे लगाए। इस दौरान में चूँकि वो कंस्ट्रक्शन फील्ड से थे, उन्होंने 5 स्कूल बनाए गांव लौटने के बाद।
एक चर्च बनाया और सब कुछ ठीक चल रहा था इंद्रैया की ज़िंदगी में। लेकिन तभी करीब 2 साल पहले इंद्रैया की पत्नी की डेथ हो गई। इंद्रैया के जो बच्चे थे वो सब सेटल थे अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपनी अपनी पत्नियों के साथ। इंद्रैया की ज़िंदगी गुजर रही थी अपनी पत्नी के साथ, दोनों बुजुर्ग घर में रहते, एक दूसरे का सहारा बने हुए थे और एक 60 साल के करीब साथ था दोनों का। पत्नी के जाने के बाद अब इंद्रैया की ज़िंदगी बदल गई। उन्हें बहुत खालीपन और सूनापन का एहसास होने लगा। जो उनकी जीवन की साथी थी अब वो उनसे दूर जा चुकी थी। गांव में घर के पास ही एक कब्र में उनकी पत्नी को दफना दिया गया। इंद्रैया, बच्चे, रिश्तेदार आए, मौत के बाद कुछ दिन रहे, लोग साथ में थे, रिश्तेदार, बच्चे, बहू, पोते, पोतियाँ। तो कुछ वक्त तो ठीक भी था, लेकिन जब वो लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस लौट कर मशगूल हो गए, फिर से इंद्रैया एक बार तन्हा हो गए और इस तन्हाई में उन्हें अक्सर अपनी बीवी की याद आती। तो वो घर में मन लगता नहीं, वो घर से बाहर निकलते और जाकर अपनी बीवी के कब्र के पास बैठ जाते। फिर वहाँ पर उन्हें कुछ सुकून सा महसूस होता। अब ये रूटीन बन गया उनका। वो उठते, घर के काम करते, उसके बाद अपनी पत्नी के कब्र पर जाते, वहाँ उसकी सफाई करते, कई बार कब्र को धोते, फिर उस पर फूल वूल लेकर जाते। उस जगह पर सिर्फ उनकी पत्नी का कब्र था और वो जगह उन्होंने बाकायदा पैसे देकर लिया था। धीरे धीरे हुआ यह कि इंद्रैया को अपनी पत्नी के कब्र पर जाना और वहाँ बैठना, घंटों यूं ही बस कब्र को देखना, कुछ सोचना अच्छा लगने लगा। उन्हें सुकून मिलने लगा। जो दुख दर्द था, जो तन्हाई का एहसास था, वो दूर होने लगा। उन्हें लगा कि वो अपनी पत्नी के करीब हैं। वहाँ जाकर वो कई बार ये भी उन्होंने बताया था कि यूं ही बातें करते, ऐसा जैसे अपनी पत्नी से रोज़मर्रा की बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे वक्त बीता। एक रोज़ अचानक के गांव वालों ने एक मंजर देखा और उसे देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जिस जगह पर इंद्रैया की पत्नी का कब्र है, ठीक उसके बराबर में एक जगह पर वो एक गड्ढा कर रहे हैं। वो जगह भी उन्होंने खरीद रखी थी, पर इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। फिर अपनी पत्नी के कब्र के आसपास उन्होंने ठीक ठाक ग्रेनाइट से और पत्थरों से ठीक ठाक अच्छी सी जगह बनाई। बट एक रोज़ अचानक पत्नी के बराबर में जहाँ पर उनके कब्र है, वो गड्ढा करने लगे। तो लोगों ने पूछा, उन्होंने कुछ बताया नहीं। धीरे धीरे गड्ढा वो आराम से टाइम लेकर करते रहे। फिर उन्होंने मज़दूरों को बुलाया और उन मज़दूरों से उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर एक कब्र की तरह गड्ढा खोदो। मज़दूरों ने गड्ढा खोदना शुरू किया। जब उतना गड्ढा हो गया जिसमें एक कब्र में एक मुर्दे को लिटाया जा सकता है, तब इंद्रैया ने पहली बार अपने रिश्तेदारों और गांव वालों को बताया कि ये जो पत्नी के बराबर में जिस जगह पर गड्ढा खोदा जा रहा है, ये असल में कोई गड्ढा नहीं, बल्कि खुद उनकी अपनी कब्र है, जिसकी खुदाई का काम सबसे पहले उन्होंने अपने हाथों से शुरू किया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी कब्र खुद खोदें, और वो भी ठीक पत्नी के बराबर में, क्योंकि उन्हें पत्नी के कब्र के पास आकर सुकून मिलता था। और वो चाहते थे कि ये जो कुछ वक्त की जुदाई है, 2 साल पहले पत्नी की डेथ हो गई और उसके 1 साल बाद उन्होंने अपनी कब्र की खुदाई शुरू की थी। तो ये 1-2 साल की जुदाई के बाद जब भी उनकी मौत होगी तो अपनी पत्नी के बराबर में लेटे होंगे और पति पत्नी फिर से साथ होंगे। अब जैसी इंद्रैया ने ये बात बताई, गांव वाले जो हैं वो हैरान कि ये क्या शख्स है, ये कैसा शख्स है। फिर उनके बच्चों को पता चला, बच्चे आए, उन्होंने पूछा कि पापा ये आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा देखो, जिंदगी का सबसे जो सच्चा सच है वो है मौत, और मौत को कोई टाल नहीं सकता। मौत तो आनी है, हम सबको आनी है। मैं ये चाहता हूँ कि एक तो जब मेरी मौत हो तो मैं अपनी पत्नी के बराबर में हूँ, और दूसरी मुझे ये पता हो कि मेरी आखिरी मंजिल कहाँ पर होगी। वो लोकेशन, वो जगह मुझे जाननी थी। तो इसीलिए दोनों वजहों से मैंने यहाँ पर कब्रें अपनी ही खोदनी शुरू की, बाद में मज़दूरों को बुलाया, और तीसरा ये कि मुझे अपनी पत्नी के पास सुकून मिलता है। फिर उन्होंने कुछ
फिलॉसफी वाली बातें की कि इस दुनिया में इंसान जो आया खाली हाथ जाता और कुछ होता नहीं उसके पास, सारी दौलत और ये सारी चीज़ें यहाँ रह जाती हैं। तो उन्होंने ये बात बताई और साथ ही अपने बेटों को एक बात और कही। उन्होंने कहा कि जब मेरी मौत हो तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी मौत की खबर सुनकर तुम लोग अफसोस करो और उस अफसोस और गम की घड़ी में तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े कि पिता की मौत हो गई, अब उनको कब्रिस्तान ले जाना, उनको दफनाना है, उनके लिए कब्र खुदवानी है। तो मैं इन परेशानियों से तुम सबको बचाना चाहता हूँ, अपने चारों बच्चों को, चारों बेटों को, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये परेशानी मैं खुद उठाऊँ और मैं अपनी कब्र खुद खोदूँ। साल भर पहले उन्होंने इसकी खुदाई शुरू की। जब कब्र की खुदाई हो गई तो उन्होंने फिर शहर से, चूँकि ये गांव में रहते थे तेलंगाना के लक्ष्मीपुरम, बाकायदा कीमती ग्रेनाइट के पत्थर मंगाए और उन पत्थरों को के ज़रिए आसपास के सारी चीज़ों की फर्निशिंग की, अच्छे से उसको सजाया, कब्र बनकर तैयार। अब उसके बाद उन्होंने उसके इर्द गिर्द जो जगह है खाली, वहाँ पर फूल, पत्तियाँ, ये सारे पौधे लगाए। फिर हर सुबह वो जाते, वहाँ जाकर उन पेड़ पौधों को देखते, उसमें पानी डालते, खाद डालते, साथ में अपनी पत्नी के लिए फूल ले जाते और वहीं पर बैठकर अपनी पत्नी का कब्र और अपने कब्र दोनों को देखते। 12 लाख रुपए का खर्च आया था अपनी कब्र बनाने में, चूँकि पत्थर कीमती था। तो कब्र बनकर तैयार। अब सिर्फ वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये हुआ कि जब गांव वालों ने बातें करनी शुरू की, रिश्तेदारों ने बातें करनी शुरू की, तो इंद्रैया ने कहा कि पता नहीं क्यों लोग मौत से डरते हैं। मैंने जब से अपनी कब्र अपने हाथों से खोदी और यहाँ डेली आता हूँ और जो वक्त गुजारता हूँ, कई घंटे यहाँ बैठता हूँ, मुझे अब खुशी महसूस होने लगी। अब मेरे दिल से मौत का डर चला गया। क्यों? क्योंकि मैं हर रोज़ अपनी उस जगह को देखता हूँ जो मेरी आखिरी और परमानेंट मंजिल है, कब्र, यहीं लिटाया जाना, उसके बाद जो भी है। तो अब मेरे अंदर से डर और मौत का खौफ निकल चुका है। अब तो ये है कि ऊपर वाला जब बुलाएगा मैं यहीं आऊँगा, बराबर में मेरी पत्नी है, या आसपास फूल खिले हुए हैं, सब कुछ है। तो अब मेरे लिए कुछ अफसोस की बात नहीं, और मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी। ये बातें दूर दूर तक तेलंगाना में पहुंची। बहुत सारे लोग तो देखने के लिए आते थे कि एक जिंदा शख्स, उसकी कब्र कैसी होगी जो उसने अपने हाथों से खोदी है। फिर धीरे धीरे वक्त बीता। आखिरकार 9 जनवरी, संडे का दिन, बल्कि 9 नहीं, 11 जनवरी, माफ़ कीजिएगा, संडे का दिन, 11 जनवरी की रात इंद्रैया सोते हैं और सुबह उठ नहीं पाते। 80 साल की उम्र हो गई थी और तब भी बिल्कुल सेहतमंद और ठीक फिट थे। संडे की सुबह भी वो उसी जगह पर गए जहाँ उन्होंने अपने हाथों से कब्र खोदी थी। रोज़मर्रा रूटीन का वही काम किया, पौधों पे पानी डाला, आसपास की सफाई की, घास फूस देखा, पत्नी की कब्र पर फूल चढ़ाए, फिर वहाँ बैठे घंटों और उसके बाद उठकर अपने घर लौट आए। फिर रात को सोते हैं और संडे की सुबह उनकी आंख नहीं खुलती। थोड़ा सा दिन ढलते ढलते खबर फैल जाती है कि जिस शख्स ने अपनी कब्र अपने हाथों से खोदी थी उसकी अब मौत हो गई है। चूँकि इंद्रैया पूरे इलाके में इस वजह से मशहूर हो चुके थे, खबर सुनते ही गांव के गांव उमड़ आया। लोग आए, परिवार के लोग आए, बच्चे आए। फिर पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ उनको कॉफिन में लिटाया गया और इसके बाद उनका आखिरी जो जनाजा, आखिरी सफ़र, वो शुरू होता है। और किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि इंद्रैया को उनके इस घर से उठाकर कहाँ तक ले जाना है, क्योंकि उसका पता उन्होंने 1 साल पहले अपने हाथों से दे दिया था, अपनी आखिरी मंजिल का। गांव के लोगों के साथ आखिरी सफ़र पर इंद्रैया निकलते और ठीक फिर उसी कब्र की दोबारा संडे को एक बार सफाई होती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनके भाई और बेटे सब वहाँ पहुँचे हुए थे। मज़दूर से कब्र की दोबारा सफाई कराई जाती है, हालांकि गाहे बगाहे वो खुद करवाते रहते थे। फिर उसी कब्र में, जिस कब्र में को उन्होंने अपने हाथों से खोदी थी साल भर पहले, साल भर बाद इंद्रैया को उसमें दफना दिया गया।
अब इंद्रैया की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई कि वो अपनी पत्नी के साथ लेटेंगे, पत्नी के कब्र बराबर में, वो बिल्कुल बराबर में। 2 साल की जुदाई थी, दोनों एक बार फिर से एक हो गए। अब सिर्फ गांव वालों का एक सवाल है, वो ये कि अपने जीते जी 1 साल तक तो अपनी कब्र और अपनी पत्नी के कब्र पर इंद्रैया आते रहे, साफ सफाई करते रहे। अब इंद्रैया के जाने के बाद यहाँ कौन आएगा, कौन यहाँ पानी डालेगा, कौन इन पौधों का ख्याल रखेगा, कौन इंद्रैया की पत्नी की कब्र पर आकर रोजाना फूल चढ़ाएगा। कुछ दिनों तक तो कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इंद्रैया के जो बाकी बच्चे हैं वो इस गांव से दूर रहते हैं। तो हमने भी अपने रिपोर्टर से बात की, कुछ दिनों बाद वहाँ का क्या हाल रहता है। जिस शख्स ने अपने कब्र की देखभाल 1 साल तक की, अब उसकी मौत के बाद वहाँ का मंजर क्या होता है, ये जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे और किसी कहानी के दौरान इसका अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो ये थी वो कहानी जिस कहानी ने कई सबक दिया। पहला ये कि हम कितना भी भागें या डरे, मौत यकीनी है, आना ही है। और दूसरा ये कि एक शख्स अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि उसके बराबर में ही वो हमेशा के लिए लेटना चाहता है। और तीसरा ये कि अगर मौत के डर को भगाना है तो फिर उसके और करीब जाओ। खुद अपनी कब्र उसने खोदी और सारी जिम्मेदारियां निभाई। ऊपर वाला इंद्रैया की आत्मा को शांति दे, यही दुआ है। तो इस अनोखी कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज टेंजिन गावा इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टेंजिन। और ये इनके दोस्त हैं, टेंडोल न्यूयॉर्क में रहते हैं, उन्होंने विश भेजा है ये। तो हैप्पी बर्थडे टेंजिन गावा एंड थैंक्स टेंडल। रानी मिश्रा, इनका भी बर्थडे आज, तो हैप्पी बर्थडे रानी। और ये देवांशु पांडे जी की बहन है। साथ ही रुबीना खान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रुबीना। और ये मुर्शिद खान की वाइफ है। श्रेया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे श्रेया। और ये गुरमैल सिंह की सिस्टर है। साथ ही मोहन पांडे का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोहन जी। और ये सुष्मिता पांडे जी के पतिदेव हैं। डेजी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डेजी। और ये आफताब आलम की वाइफ है। साथ ही राम कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राम कुमार साहब। और ये गीतांजलि जी ने भेजा है, गीतांजलि जी के पतिदेव हैं राम जी। इसके अलावा प्रकाश आर सबकले, थैंक यू सो मच प्रकाश आर सबकले जी, एक तो मेल लिखने के लिए। और ये टीचर हैं स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़ जलगांव में। तो ऑल द बेस्ट प्रकाश जी, भविष्य के मीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बेहतर करें, आज के हिसाब से जर्नलिज्म हो उससे अच्छा करें और नई चीज़ें लाएं। और बहुत सारे लोगों की जो आज शिकायत है जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को लेकर, मुझे भी शिकायत है, तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाए और सही मानों में जो जर्नलिज्म होती है वही हो। इन्हीं दुआओं के साथ फिलहाल आज की कहानी में इतने ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।